अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने सफारती महाज पर काफ़ी मुतहरिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क पहुंचकर अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस समेत कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। तमाम ममालिक की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल अब नागुज़ीर हो गया है। पाकिस्तानी सफारती वफ़द ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ात के इंतज़ाम से आगे बढ़कर उनके मुस्तकबिल हल की तरफ कदम बढ़ाएं ताकि जनूबी एशिया में देर पा अमन मुमकिन हो सके। हालिया पाक भारत जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की सख्त धुलाई की है, भारत को सख्त धूल चटाई है, उसके बाद दोनों मुल्कों में अब सफारती जंग भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हालिया कशीदगी का सबसे अहम पहलू यह था कि मसला कश्मीर अमरीकी सदर की जानिब से सालसी की पेशकश के बाद बैन अल-अक़वामी तनाज़े के तौर पर उजागर हुआ है। आलमी बिरादरी अब इस मसले को भारत का दाखिली मामला मानने के बजाय एक बैन अक़वामी और इंटरनेशनल इशू के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशों के बायस न सिर्फ आलमी मीडिया ने इस तनाज़े को कवरेज दी, बल्कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी कश्मीर पर होने वाली ज़्यादतियों को बेनकाब किया। भारत पर आलमी दबाव में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा से मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात पर आमादा रहा है और उसने बारहा इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किया जा सके, लेकिन भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागता रहा है। भारत की जानिब से दरियाओं पर डैम्स बनाकर पाकिस्तान के पानी पर काबिज होने की कोशिशें भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज हैं। ये खिलाफ वर्जियाँ न सिर्फ बैन अल-अक़वामी कानून बल्कि इंसानी इक़दार के भी खिलाफ हैं। पाकिस्तान दुनिया को यह भी बावर कराएगा कि भारत की आबी जारियत मुस्तक़बिल में एक इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है। चीन, तुर्किया, अज़रबैजान और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। इसके बिल्कुल बरक्स भारत को सिवाय इसराइल के किसी बड़ी आलमी ताकत की अमली हिमायत हासिल नहीं हो सकी है, जो उसकी सिफारती तन्हाई का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम सिर्फ सिफारत खानों तक महदूद नहीं, बल्कि मीडिया, थिंक टैंक्स, बैन अल-अक़वामी तंजीमें और सिविल सोसाइटी को भी उसमें शामिल किया गया है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर हर हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूतों के लगाया है और पाकिस्तान को हमेशा आलमी दुनिया के सामने दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की है। भारत इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन तब्दील करना चाह रहा था, पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए हैं। भारत के पास मौका है कि पाकिस्तान से बात कर ले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया के सामने आलमी बिरादरी और भारत को एक बार फिर बात करने की दावत दी है। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिएगा। करे हमारा पीस के मिशन में हमें मदद करे, डायलॉग और डिप्लोमेसी हम ख्वाहिश रखते हैं, इसमें हमें मदद करे। और जो भारत के साथ पाकिस्तान का एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होना चाहिए, जिसमें ज़रूर हम दहशतगर्दी पे बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान का कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमने सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं। और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारे यहाँ मगर पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी को ख़त्म करें। और हम भारत को दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान के साथ मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करे। अगर भारत और पाकिस्तान मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं तो आप लिख सकते हो इंशाअल्लाह ताला ना बलोचिस्तान में दहशतगर्दी होगा, ना पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होगा, ना मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी होगा। हाँ, हम ये भी समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि उस कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग में कश्मीर की बात हो। इसलिए कश्मीर पार्टीशन का नामुकम्मल एजेंडा है। जिस तरीके से भारत ने सिंधु पे हमला किया है, ये हमारे लिए एक रेड लाइन है। भारत को इनका ये अपना मौक़िफ़ वापस लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान मुसलसल अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहा है, तमाम मसाइल को जो है मामलात को बातचीत से हल करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत है जो कि हर चीज़ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहदे पर एक बार फिर भारत को वाज़ेह कर दिया है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और उस पर कोई भी हमला किया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। इसहाक़ डार ने क्या कहा, ज़रा देखिएगा। ये 24 अप्रैल जब उन्होंने 23 की रात को अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब इंडिया ने मीटिंग करने के बाद जो एक्शंस लिए थे, 4 डिप्लोमेटिक थे और डोंट हैव टू रिपीट, 5वें इंडस वाटर ट्रीटी को दे अनाउंस किया, उसको हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं। और 24 अप्रैल को ख़त भी हमें भेजा तो उसका हमने भरपूर जवाब दिया हुआ था। ये कोई 2.5-3 साल से ये इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं।
इंडियंस हमारे साथ कि जी ये मुआहदा जो है नीड्स रिव्यू, नीड्स री विजिट, नीड्स री नेगोशिएशंस, तो इस तरह की उनकी यानी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, जो आती है उसका जवाब भी जाता है। और लास्ट जो उनका लेटर था इस सब्जेक्ट पे वो 8 अप्रैल को था और वो 8 मई तक 30 दिन में उसका जवाब जाना था। तो जब ये सारा मामला हुआ 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो ये एक डिबेट थी हमारे यहाँ कि 8 मई को जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। तो ऑब्वियसली डिवाइडेड ओपिनियन होते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं। हम तो मानते नहीं कि ट्रीटी ख़त्म हुई है और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने 24 अप्रैल को सुबह जब ये 23 की रात को इन्होंने किया था, जो NSC हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हमने उसका अलामिया पढ़े तो उसमें हमने कैटेगोरिक जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नीचे बैठ के जो उन्होंने फैसले किए और जो अलामिया जारी किया उसमें है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर and it is illegal, unlawful, against the international law and the precedents which govern the treaties, international treaties. तो आपने देखा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार फिर वाज़ेह कर रहे हैं भारत को अगर पाकिस्तान के पानी पर कोई हमला किया गया तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि सिफारती महाज पर भी जो है अब कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से भी जो वफ्द भेजा गया था वो भी दीगर ममालिक के अब दौरे कर रहा है। भारत की जानिब से भी जो वफ्द भेजा गया है वो भी भारत का झूठा बयानिया सेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको नाकामी हो रही है। सिवाय इसराइल के अब तक भारत कोई हिमायत हासिल नहीं कर सका है, जबकि नेपाल और भूटान जैसे छोटे मुल्कों ने भी भारत का साथ नहीं दिया है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं इस सिफारती महाज पर? क्या पे तो हर महाज आप जो भी आप महाज उठाएंगे उस पे पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात जो है कभी भी नॉर्मल रहे नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह भारत का जो एक दहशतगर्दी पे मबनी जो एटीट्यूड है, दहशतगर्दी पे मबनी जो नैरेटिव है और हाई हैंडेडनेस पे मबनी जो नैरेटिव है, भारत अपनी असल औकात से बढ़ के सोचता है। उसका अभी उसको चूंकि असल औकात पता चल गई है, असल औकात उसको दिखा दी गई है, उसकी असल वैल्यू उसको बता दी गई है, उसकी असल स्टैंडिंग उसके सामने पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आश्कारा कर दी है। उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है पाकिस्तान ने जिस तरह उसको जवाब दिया है, जब उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को एंगेज किया था और सिविलियंस को शहीद करके वो बड़े तराने बजा रहे थे, और उसके बाद फिर आपने देखा जो उनके मीडिया ने एक नेगेटिव रोल, एक पैसिव रोल, एक झूठ से भरा हुआ रोल जो प्ले किया, उसके बाद पूरी दुनिया ने उनके इतनी लानतान की है, इतनी लानतान किया है कि अगर कोई गैरतमंद और शर्म वाले लोग होते तो वो मैं खड़ा अपना दोबारा चेहरा, वो लोग जो कहते कि जी हमने कराची कब्जा कर लिया, लाहौर कब्जा कर लिया, वो थर्ड क्लास जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, अगर उनके अंदर कोई खानदानी शर्म और इज्जत होती तो दोबारा अपना चेहरा न दिखाते टेलीविजन चैनल पे, मर जाते गैरत से। लेकिन चूंकि बेगैरती की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है, झूठ, हिपोक्रेसी, फ्रेब, धोखाधड़ी, उसको आश्कारा कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जब उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया यूज वॉर नैरेटिव, इंडियन मीडिया यूजेस वॉर क्लाउड्स टू स्प्रेड फॉल्सहुड, यानी इंडिया जंग के क्लाउड के अंदर पूरी दुनिया में जो है वो झूठ, मक्कारी, फरेबी और कारी जो है वो फैला रहा है। अब जब ये चीजें होगी तो साफ जाहिर है कि उनका कौन साथ देगा। झूठ का तो एक वक्त तक तो लोग साथ देते हैं, लेकिन जब वो एक लिमिट से आगे निकल जाता है और वो नफाक और अय्यारी, मक्कारी और धोखाधड़ी और फरेब और हिपोक्रेसी में आ जाता है, तो फिर दुनिया हर चीज के ऊपर तो खड़ी नहीं होती ना। कोई भारत उनके बाप का रिश्तेदार तो नहीं है, तो इसलिए आपने देखा कि हर जगह से उनको थू हो रही है। लेकिन वो इतने बेशर्म है, और जो उनके लोग जो होते, जनरल बख्शी जैसे जो लोग आते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जनरल बख्शी जो है उस जैसे लोगों ने कोई मिलिट्री एकेडमी, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है ना, उससे उस शख्स से ट्रेनिंग नहीं ली है। इनके जितने वो फौजी अफसर आते हैं उन्होंने वो एकेडमी में ट्रेन नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो रेजिमेंटल सेंटर होता है ना, रिक्रूटमेंट सेंटर जो होता है जहाँ से रिक्रूट जो है पास आउट होते हैं, रिक्रूट है, ये वहाँ पे ट्रेंड हुए हैं।
इसीलिए आप इनके जहन का और इनके शक्ल का, इनके लेवल का अंदाजा कर लें। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो इन्होंने खुद की हैं उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। जब आप सफारती महाज पे इनकी कामयाबियों को, नाकामियों को या नामुरादियों को देखते हैं तो अब हर जगह वो झेपते नजर आते हैं। इसके अलावा तो कोई उनके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडिंग में तो कोई वैल्यू उनकी रह नहीं गई है। और सर, नरेंद्र मोदी को शायद ये बात पता थी, तभी उन्होंने खुद जाने से जो है इज्तनाब किया है। वो अपना वफ्द भेज रहे हैं, वो खुद भारत में छुपकर जो है इंतखाबी रैलियां चला रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो खुद भी जा सकते थे, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मीडिया को फेस किया। हमारा पाकिस्तानी वफ्द, आर्मी चीफ खुद गैर मुल्की दौरों पर वज़ीर आज़म के साथ गए। नरेंद्र मोदी तो छुपकर भारत में बैठा हुआ है, वो खुद मीडिया को फेस करे तो उसको पता चले कि असलियत है क्या। वो बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो लीडर नहीं है, वो कोई स्टेट्समैन नहीं है। वो एक बाजार, थड़ी, किनारे, गली के किनारे पे खड़ा हुआ एक ऐसा सेल्फ एक्लेम्ड बदमाश अपने आप को समझता है, जिसको जब गरीब आदमी जिसके पास से गुजरता है, जैसे गांव में कस्बों में खड़े होते हैं इस किस्म के वो क्या कहते हैं टटपूंजिए इस किस्म के लोग, तो जब गरीब उसके कोई उनसे कमजोर उनके सामने गुजरता है तो उसमें अपना रोब जमाते हैं। जब कोई चौधरी आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है तो उसके जूतों में पड़ के उसके जूते चाटने लगते। बस ये नरेंद्र मोदी की टोटल वैल्यू है। अब जो इंडिया शाइनिंग इंडिया है उसका कोई भी कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी जैसे लीडर का नहीं है। वो तो मनमोहन सिंह और इस किस्म के जो इकोनॉमिस्ट थे वो इंडिया को शाइनिंग इंडिया का या जो डेवलपमेंट का, ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट दे गए थे। इस शख्स ने तो इसको तो ये तो गुजरात का कसाई है, ही इज कॉल्ड द बुचर ऑफ कसाब। और आपको पता है इसको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया था। क्यों किया था? इसको इसकी इसी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये एक नया थर्ड क्लास किस्म का एक नीच किस्म का इंसान है, जिसकी ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे बता दें कि इंडिया के अंदर बैठ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी सहाफी का जवाब दिया, वो एक उसका इंटरव्यू है। पूरी दुनिया के लोग, भारत के लोग भी जाके उसको गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हो। करण थापर साहब ने उसका एक इंटरव्यू लिया था। करण थापर साहब एक बहुत बड़े वर्ल्ड अक्लेम्ड सहाफी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, बड़ी वो सच्चाई पे बेस करके बात करते हैं। तो उन्होंने इस शख्स से इससे 2 सवाल किए थे नरेंद्र मोदी से, 3 सवाल। दूसरे सवाल के बाद इसने पानी मांग लिया था कि जी पानी पिलाओ, घबराहट इसके चेहरे पे आया थी। और तीसरे सवाल के बाद इसने उनको तड़ी लगा दी थी कि हमें जो है वो क्या कहते हैं दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, हमें दोस्ती से अलग दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि उसको थ्रेट दे रहा था कि अगर तुमने इस किस्म के सवाल मुझसे बंद ना किए तो मैं तुम्हें उठवा लूंगा, जिस तरह से बाकी साहब को उठवाया। अब इसने कुछ टाउट पाल रखे हैं मीडिया में। वो टाउट वो हैं जिनको ये पैसे पे करता है। जैसे वो इनका रिपब्लिक का एक चैनल का एक एंकर है जो झूठ बोल रहा था कि जी काबुल के अंदर 6 मंजिला होटल है और उस पर आईएसआई का हेडक्वार्टर है और वहां लोग इस किस्म के जो अब लोग हैं जो पढ़े लिखे जाहिल या पढ़े लिखे जनूनी के हैं, जिनको आप वो जो है वो जो आपको याद होगा कि वो चश्मा लगा के और टीवी पे उस दिन प्रोग्राम कर रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पता नहीं चल रहा, वो अंडरग्राउंड बंकर में चले गए। इस किस्म के लोगों से मुझे तो मतलब इनकी बात करते हुए भी बेइज्जती अपनी महसूस होती है कि इस किस्म के लोगों के ऊपर क्या बात की जाए, जिनकी ना अकल है, जिनमें ना सोच है, जो ना पढ़े, जो टाउट हैं, जो पेड टाउट। तो टाउट की तो कोई इज्जत नहीं होती ना, आपको पता है दलाल की कोई इज्जत नहीं होती। ये नरेंद्र मोदी के दलाल हैं जितने ये लोग हैं। उसने इनको पैसे लगाता है, ये उसकी बोली बोलते हैं और वो तमाम बोली जो होती है वो दहशतगर्दी पे मबनी होती है। तो इस किस्म के लोगों से अगर आप ये तवक्को करें कि वो वैसे तो G7 की समिट में नरेंद्र मोदी को कनाडा ने बुलाया ही नहीं है, क्योंकि उनको कनाडा को भी इस शख्स के असल कैरेक्टर का पता चल गया है कि कितने गंदे किरदार का मालिक है। कनाडा में जो सिखों का कत्ल करवाया वो इसका एक वो है क्या कहते हैं गमाश्ता है इसका एक, उसका नाम है अजीत कुमार डेविल। वो इसको पटियां बढ़ाता है, दोनों मिलकर दहशतगर्दी के मंसूबे बनाते हैं। उसमें एक अमित शाह है जिससे अभी बहुत सारा इंडिया की कांग्रेस में सवाल होता है और लोग कहते हैं कि जितना क्राइसिस है उसका जिम्मेदार ये कैरेक्टरलेस आदमी, ये बेकरदार आदमी है जिसने इंडिया की पूरी रेपुटेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये लोग हैं, ये क्रिमिनल्स का एक गैंग है, एक दहशतगर्दों का एक गैंग है जो ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, जिसमें ये नरेंद्र मोदी है, अजीत कुमार डेविल है, अमित शाह है, एक इनका वो फॉरेन सेक्रेटरी है जयशंकर,
जो अपने आप को बहुत बड़ा टैंक समझता है। तो इस किस्म के लोग हैं, उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, उसकी स्टेट, उसकी इज्जत को स्टेट, यानी सेकुलर मुल्क था, इसने इंडिया के उस सेकुलर मुल्क का ही बड़ा गलत करके रख दिया। वो सेकुलरिज्म की दो तबाही की है उन्होंने। वहां पे क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, वहां पे दलित को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, माउस को मार रहे हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 34 जो रेड गो नो गो एरियाज हैं बड़े अरसे से, रेड कॉरिडोर उसको कहते हैं। ये वहां वो इंडिया और के सर, जो साथियों, ऑपरेशन इंडिया सिंदूर के नाम पे इन्होंने हिंदुओं के साथ किया है, हिंदू भी इनसे सख्त परेशान है कि नरेंद्र मोदी कहीं पागल तो नहीं हो गए, औरतों के घर में सिंदूर भेज रहे हैं। और एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि आप सिंदूर भेजेंगे, आपके मुंह पे चप्पलें मार के आपका मुंह लाल कर देंगे। सर, हमारे साथ ही रहेगा। मुनव्वर हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी वफ्द है, हम देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान के हाथ आ रही हैं सिफारती मार्च पर, और दूसरी तरफ जो भारतीय वफ्द है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है, कोई हिमायत हासिल नहीं हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ करेंगे? एक तो दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान का स्टांस बड़ा मजबूत है, पाकिस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे हैं। फिर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत की सबसे बड़ी गलती थी, भारत वहां भी एक्सपोज हुआ। आप समझते हैं कि कोई चैलेंज हो सकता है पाकिस्तानी वफ्द के लिए? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत ही वजाहत के साथ चीजों को बता रहे थे। दो किताबों का मैं रेफरेंस दे देता हूँ। एक जॉन पॉल कैनेडी, जिन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स लिखी है, और दूसरा इब्ने खुल्दून, जिनकी काफी जिल्दें हैं मुकदमा पे। दोनों का एक कॉमन अजम्पशन है, और वो ये कि अक़वाम गिरती क्यों है, और उसमें जो एक अहम वजह वो बताते हैं इनएप्ट पॉलिसीज, अहमकाना पॉलिसियों की बाइस। भारत का अच्छा खासा स्ट्रेचर था, भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जा रहा था या नहीं था, कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, लेकिन कम अज कम मगरिब में एक परसेप्शन बनाई जा रही थी। उसके अलावा उसे स्ट्रेटेजिक अलाय गर्दाना जा रहा था, क्वाड का मेंबर कहा जा रहा था कि हमारे बाहमी मफादात हैं और बाहमी अकदार हैं भारत के। एक गलत पॉलिसी की वजह से और जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, जिंगोइज्म करने की वजह से, मिस एडवेंचर करने की वजह से भारत ने और मोदी सरकार ने अपने किए कराए के ऊपर पानी फेर दिया। लेट मी गिव यू वन ओनली फिगर, एंड दैट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 42.1 बिलियन डॉलर्स है, और ये तकरीबन टच कर रही थी $1 ट्रिलियन को, जो मजमूई तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आई है। लेकिन इस जिंगोइज्म की वजह से आपको पता है 96% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर गिर गई है, और अब 0.4 बिलियन डॉलर बताई जा रही है कि टोटल इस इन्वेस्टमेंट आने का इंदिया मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। और फिर भारत ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा एक हल्का अहबाब बना के मंदूबीन, जो 59 मंदूबीन पर मुश्तमिल डेलीगेशन था, उसे 33 ममालिक को भेजा गया। किसी मुल्क के सरबराह ने मुलाकात नहीं की, किसी हुकूमत के सरबराह ने मुलाकात नहीं की, न प्रेसिडेंट ट्रंप ने, न जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, और हालांकि ये उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्वाड के मेंबर हैं, न किसी पार्लियामेंट ने अपने दरवाजे खोले इनकी बात सुनने के लिए। हालांकि भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, और कहा जाता है जमहूरियत के अंदर कि जमहूरियत जमहूरियत के साथ खड़ी होती है। वजह क्या बनी? वजह वही जो ब्रिगेडियर साहब जिसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे बड़ी फजात के साथ, कि जो इनका झूठ है वो पकड़ा गया है। इनकी जो दादागर्दी है, दहशत गर्दी है, कनाडा में हो, यूएस में हो, यूके में हो, कतर में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में जो जासूसी करके ईरान के सेंसिटिव राजों को इजराइल तक पहुंचाने का मामला हो, ये राज सारे अफशा हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ताजिकिस्तान, तुर्किया, ईरान तशरीफ ले गए, आज़रबाईजान, आपको उसके नतीजे में रेड कारपेट मिला। तो रशिया जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो कि मेन वेपनरी सप्लायर है इंडिया का, 2.6 बिलियन डॉलर्स की वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तुर्किया बहुत सारे मामलात के ऊपर ज्वाइंट वेंचर पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है। जो आज़रबाईजान है 6 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, और वो डील पे साइन भी हो गए, जिसमें उन्होंने 16
JF थंडर ब्लॉक 3 के ऑर्डर दिए थे वो 40 पे चले गए। ईरान $10 बिलियन की ट्रेड को आपके साथ बढ़ाने की बात कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से आपने मांगे थे $20 बिलियन फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, उन्होंने $40 बिलियन आपको ऑफर कर दी। और जो WLF है अमेरिका का, उसका जो ज्वाइंट वेंचर है पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी अप्रूवल दे दी। तो कहने का मकसद आप देखिए, आप बहुत ज्यादा विन कर रहे हैं और कुदरत की तरफ से आप पे मेहरबानियां हैं। और इस वक्त जो बिलावल गए हैं बहुत मुख्तसर डेलीगेशन के साथ, उन्होंने की जगहों को हिट किया है। यूनाइटेड नेशन तशरीफ ले गए, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से मुलाकात हुई, OIC के ग्रुप के साथ मुलाकात हुई, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा के साथ मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की गई। जनरल से जो बहुत जबरदस्त अंदाज है, मैं समझता हूं कि की जगह को हिट किया और बहुत मौसर अंदाज से किया और एक जबरदस्त नैरेटिव उठाया और एन बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक उठाया कि हम पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान में पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। और अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के और अक़वाम मुत्तहदा के जो पास्ट रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक चलना चाहते हैं। और अब अक़वाम मुत्तहदा को इसमें अहम किरदार अदा करना होगा। और साथ साथ मोदी के जो चेहरा है उसे भी चाक किया है कि ये छोटा साशा है नेतन्याहू का। अब मोदी को ये समझ नहीं आ रही, नेतन्याहू के पीछे तो ग्लोबल नॉर्थ है, और मियां आपके पीछे क्या है? न मैनिफेस्ट डेस्टिनी और न डार्विनियन थ्योरी, दोनों आपको सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल सही है। और मुनव्वर साहब, ये एक चीज़ और भी तो है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है डायलॉग का, पीस का, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात पाकिस्तान कर रहा है, भारत की तरफ से ऐसी कोई पेशकश ना आ रही है, ना भारत उसमें ताउन करने के लिए तैयार है। बातचीत की पेशकश तो सर वही करता है जो मजबूत होता है, जिसके हाथ साफ होते हैं। और भारत जिस तरह राय फरार इख्तियार कर रहा है, वहां भी भारत एक्सपोज हुआ है। क्या ये भी वजह है पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक खड़े हैं? जी बिल्कुल, ये वजह है क्योंकि भारत एक्सपोज हो गया है। और भारत का जो नजरिया है ना, जिसे मैं 3D वेरिएबल्स कहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो 3 डोमेस्टिक वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स हैं, जिसमें उनका नजरिया है, जिसके अंदर आपको मसाला जिसके अंदर मिलता है नाजिज्म का और फाशिज्म का और ये जायनिज्म का, उस मसाले के साथ जो हिंदुत्व को मुद्दत्वा में तब्दील किया है। एक तो ये, दूसरा उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो कुटेलिया और निकोलो मिकियावेली के ऊपर बेस करती है, जिसमें कनिंग पॉलिटिक्स, रूथलेस यूज ऑफ पावर और श्रूड किस्म की डिप्लोमेसी करें और धोखाधड़ी यानी डिसीट पे जाएं और अखलाकियात को बालाए ताक रखें, तो भारत उसके ऊपर है। और तीसरा जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जिसमें स्पेशली अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो नॉर्थ इंडिया में अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा मजहबी इंतहा पसंद हैं, गोदी का गढ़ है, इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया का गढ़ है। और उसे जो अवेक शुक्ला है, उन्होंने किताब लिखी एक्सपेंशन ऑफ डफर जोन, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। उसके अंदर वो बड़ी वजाहत के साथ कह रहे हैं कि भारत स्टूपिड नहीं रहा, भारत डफर हो गया है और ये एक्सपेंशन कर इसकी हो रही है डफर जोन की, और इससे भारत को नुकसान हो रहा है। और हालत ये है भारत के अंदर, जब भारत के मुसलमानों को बराबरी के तौर पे खड़ा किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, दहशतगर्दी के साथ, सिखों को दुश्मन तस्लीम किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो भारत तो टूटेगा। जिसकी बात खशवत सिंह ने अपनी किताब एंड ऑफ इंडिया के अंदर पहले 2003 में कर दी। तो कहने का मकसद ये कि इस हालत में जहां आपने लोगों के माइंडसेट को बिल्कुल परांगदा किया हुआ है और अपने गोदी मीडिया के जरिए से हकीकत जानने का उनको मौका ही नहीं दिया, तो अब उस अवाम के सामने किस तरह कहेंगे कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने जा रहे हैं? वो तो अपने तैयारों के गिरने की बात नहीं कर रहे, वो तो मजबूरी की हालत में उनके CDS ने वहां पे सिंगापुर के अंदर जो शंग्रीला डायलॉग था, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने उसका इजहार किया, अदरवाइज तो ये उसका इजहार भी नहीं करना चाह रहे। तो वो किस मुंह से पाकिस्तान से बात करेंगे? लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बात समझनी होगी कि आपने 1938 से लेकर 1945 तक और 1938 और 41-42 तक आपने अपीस किया हिटलर को,
अपीज किया मैसुलुनी को। वैसे बाय द वे हिटलर भी इलेक्टेड लीडर था और मैसुलुनी भी इलेक्टेड लीडर था। नतीजा दूसरी जंग अजीम थी। आज आप नेतन्याहू को और मोदी को अपीज कर रहे हैं कहीं तीसरी जंग अजीम का ना सामना करना पड़े और सारा बसात जो है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का ये लपटा न जाए। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब के पास भी मैं जाऊंगा, उनकी कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। मुनव्वर साहब, एक चीज़ पर और आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाता हूं कि जो अब देख रहे हैं कि हम भारत में जो मामला बन रहे हैं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, भारत का एक जवाल नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। भारत की ट्रेड कम होती जा रही है, नंबर्स आपने भी सामने रखे हैं, हमारे पास भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को एक पल्ले में तोल दिया, पाकिस्तान और भारत को बराबर कर दिया, ये भी बड़ा हैरानकुन था भारत के लिए। तो सर, दुश्मन का जो जवाल होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, उससे डरना चाहिए, वो भी एक चैलेंज होता है। आपको लगता है भारत कोई मिस कैलकुलेशन फिर कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है अपने जवाल के नतीजे में? देखिए, ये जो अपनी तैयारी को मजबूत रखने के लिए तो ये आइडिया ठीक है, लेकिन जिस सोसाइटी में हार्मोनी नहीं है, जो खित्ते में आइसोलेटेड है और जिसकी जो फोर्सेस हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और पोलराइज्ड हैं, बिकॉज गोरखा और सिख रेजिमेंट लड़ती थी, जिनको वेपन सिस्टम जदीद हथियारों का निजाम चलाने नहीं आ रहा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उससे आप क्या डरे बैठे? ठीक है, आप अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें, दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की, उन्होंने आईफोन को मना किया कि आप वहां मजीद इन्वेस्टमेंट न करें। आप टेस्ला को मना किया जा रहा है कि खबरदार, टेस्ला की जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ईवीज जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसकी फैक्ट्रियां लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो भारत अपना मुकाम खो गया है और अपनी गलतियों और ब्लंडर्स की वजह से खोया है। कोई शक नहीं, भारत बड़ी मंडी है, कोई शक नहीं कि भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, लेकिन अपने करतूतों की वजह से और मोदी की वजह से 2014 से अब तक जो भारत को आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ले गए, इसको तो 40 से 50 साल चाहिए इस भंवर से निकलने के लिए। आपको याद होगा 80 की दहाई में कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में हमने भी मजहब को पॉलिटिक्स में लेकर आए थे और 40 दहाइयों के बाद कहीं जाके अब हमने उस पर कंट्रोल करना शुरू किया है। बिल्कुल सही। तो आप अंदाजा करें कि भारत का तो मामला और सीरियस है। पाकिस्तान इस तरह आइसोलेटेड नहीं था, पाकिस्तान इंटीग्रेटेड था इंटरनेशनल सिस्टम और कम्युनिटी के साथ। भारत तो इस वक्त आइसोलेट हो रहा है। और सर, जिस तरह G7 में उसको नहीं बुलाया गया, G7 में से भारत का बाहर होना, जिस तरह सिख रहनुमाओं ने मुतालबा किया था कि कनाडा मेजबानी कर रहा है तो भारत का उसमें नहीं होना बेहतर होगा, और भारत उससे बाहर हो जाता है, ये बहुत बड़ी ताज़ा मिसाल है भारत के लिए। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखे ना, कनाडा क्यों नहीं करता, इस पे एतराज क्यों नहीं उठाता? फ्रांस के जो रफाइल का जो हशर करवाया है और जो इंटरनेशनल मार्केट गिरी है, तो वो क्यों नहीं मुखालफत करता? अमेरिकन सिटीजन पुनू को जब टारगेट करने की कोशिश की तो वो क्यों नहीं इसकी मुखालफत करता? कनाडा में हरदीप सिंह का जो मर्डर है और I5 की जो उसके ऊपर रिपोर्ट है, तुम क्यों नहीं इसकी मुखालफत करते? बिकॉज भारत को G7 में बुलाया गया, लगातार 6 साल इज्जत दी गई कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन अगर वही जमहूरियत जो है दूसरी जमहूरियतों के अंदर मुदाखलत करे और उनकी खुद मुख्तियारी को ब्रीच करे, तोड़े, पामाल करे, तो वो उसको क्यों कर बुलाएंगे? क्योंकि रियासत का मकसद अपने शहरी के जानो माल की, आज़ादी की, खुशहाली का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो रियासतें जो कि मॉडल हैं, डेवलप्ड नेशंस कहलाती हैं दुनिया में, अगर वो अपने शहरी की हिफाजत नहीं कर पाती एक सो कार्ड उभरती हुई रियासत के सामने और उनकी वजह से, तो फिर उन रियासतों को जीने का तो हक ही नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने एक किस्म का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि कोई भी मुल्क अगर उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके उनके शहरियों को टारगेट करेगा, तो उसको, अब भले उसके साथ हमारी वैल्यूज मिलती हों, भले हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हों, भले हमारे उसके साथ माली मफादात हों, हम उसको कभी भी इनवाइट नहीं करेंगे। और साथ साथ ये जो एक हवा है ना, भारत बहुत बड़ी मार्केट है, भारत का 75% जो वेल्थ है वो 1% के हाथों में कंसंट्रेट करता है। तो क्या अमीर जो आदमी है वो 10 मोबाइल खरीदेगा? क्या वो 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदेगा? तो जब तक मिडिल क्लास राइज नहीं करती, गुर्बत नहीं हटती और बाइंग पावर नहीं बढ़ता, तो वो मार्केट किसी काम की नहीं होती, भले वो 1.4 अरब लोगों की ना हो, बल्कि 2 अरब की लोगों की हो।
हाँ, चाइना को देखिए आप, जहाँ पे मिडिल क्लास राइज कर रही है। और हमें भी फिक्र करनी चाहिए कि जो हमारी सफेद पोश है, मिडिल क्लास है, उसको श्रिंक होने से बचाएं और उसकी तादाद को बढ़ाएं। इस तरह की पॉलिसीज बनाएं, इस तरह के रिफॉर्म्स लाएं, ताकि उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े। और सर आखिर में बस ये बता दिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम्स पर यह बात की है, उनका स्टेटमेंट है कि रॉ और आईएसआई मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर सकते हैं। सर दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मसला है, अगर ये हो जाता है तो कितना बेहतर हो सकता है। अब सारी बॉल जो ऑल आउट है भारत के कोर्ट में है, भारत किस तरह से लेगा इस बयान को? देखें, कोई भी मुल्क का, खित्ते का हिस्सा अकेला तरक्की नहीं करता, वो ज्वाइंट तरक्की करते हैं। अगर यहाँ पे सीपैक और कनेक्टिविटी का सिलसिला है तो उससे पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा, लेकिन सीपैक जहां जहां से गुजरेगा वो सारे ममालिक उससे फायदा उठाएंगे। तो लिहाजा यही बात हम भारत को समझाते थे, चाहे वो ताजिकिस्तान की गैस पाइपलाइन का मसला हो, चाहे ईरान की गैस पाइपलाइन का मसला हो, चाहे सीपैक का मसला हो, चाहे दहशतगर्दी का मसला हो। हम हमेशा भारत से कहता रहा है, पाकिस्तान आइए मिलके काम करते हैं। इस खित्ते को गुर्बत का सामना है, नाख्वानदगी का सामना है, मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा संजीदा किस्म का आपको इस वक्त चैलेंज आपको पोज हो रहा है। उसके अलावा गुर्बत इस इलाके में है, आबादी की कसरत इस इलाके के अंदर है, और डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। तो इन सारी चीजों को टैकल नहीं किया जा सकता जब तक मिलजुल के काम नहीं किया जाए। और भारत को मैं समझता हूं अब राजी होना चाहिए सारे एपिसोड के बाद कि न फकत ये कि दहशतगर्दी, बल्कि रीजनल कोऑपरेशन जो सार के प्लेटफॉर्म में था उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और भारत को समझना चाहिए कि जब तक आप पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं चलेंगे और उनको तंग करते रहेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपको भी गजंद पहुंचेगी, और बड़ी संजीदा किस्म की गजंद पहुंचेगी। और कोई भी मुल्क जितना भी ताकतवर हो, वो 2 से 3 फ्रंट पे नहीं लड़ सकता। हिटलर माजी में नहीं लड़ पाया तो भारत क्या लड़ेगा? भारत को तो इस वक्त 5 फ्रंट्स का सामना है। म्यांमार के साथ ताल्लुकात खराब हैं, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब हैं, चाइना के साथ उसकी बनती नहीं है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, और फिर ले देकर जो अंदरूनी खलफशार है, जो 7 सिस्टर्स के बारे में इतलात आ रही हैं, और जो वहां पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं, चाहे वो खालसा मूवमेंट हो, तामिल नाडोज की हो, नागालैंड की हो, कश्मीरियों के अंदर जो बेचैनी है, तो ये 5 फ्रंट्स पे लड़ना भारत के बस की बात नहीं है। तो बेहतर ये है रीथिंक करे, रिव्यू करे अपने पॉलिसी को, और रैशनैलिटी का जो एलिमेंट रियासतों में होता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करके जो वो आगे बढ़ते हैं, उसका तकाजा ये है कि अब अपनी रीजनल अप्रोच को रीडायरेक्ट करने की जरूरत है, और पड़ोसियों के साथ असर नौ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारा राब्ता बहाल दोबारा नहीं हो सका, उनका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट में क्या कुछ होने जा रहा है, अवाम को कितना रिलीफ मिलने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और इस सेगमेंट में बात करेंगे बजट पर। बजट में क्या होने जा रहा है, अवाम को कितना रिलीफ मिलने जा रहा है। जो IMF की कड़ी शराइत हैं, हुकूमत उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट बना रही है। कोशिश ये हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि इस बजट के अंदर तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबके की जानिब से मुतालबा किया गया है कि कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। फिर जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि कम से कम तनख्वाह 50,000 हो, और तनख्वाहदार तबके की जानिब से टैक्स का जो उनसे लेन देन का मामला है उसके अंदर उसमें कटौती की जा सकती है। हुकूमत की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी लग रहे हैं कि रिलीफ इस बजट में मिलने जा रहा है। अब होगा क्या, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पर मुस्तहकम होने की कोशिशें कर रहा है, इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक आ रही है, माइक्रो इकनॉमिक नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ रहे हैं। लेकिन जो असल सूरत हाल है इकॉनमी, क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि इस बजट में रिलीफ दे सकती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं फ़हीम सरदार साहब ने, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि जो नंबर्स अभी तक हुकूमत की तरफ से सामने आए हैं, जो तजवीज़ सामने आ रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अच्छा बजट हो सकता है या बजट में मुश्किल होगी हुकूमत को इस बार भी? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो नया बजट जो आ रहा है इसमें हम ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कि अच्छा, पहली बात तो ये कि बजट का साइज काफी बड़ा है, और दूसरा हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ रहा है, आपकी मैशत का साइज भी बढ़ रहा है।
हमने 400 अरब की जीडीपी, 400 अरब डॉलर की जीडीपी को क्रॉस कर लिया है पहली दफा तारीख में। ये तो हो गई ना एक साइड की बात। दूसरी बात ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो बजट में हर दफा एक टाइट सिचुएशन होती है जिसमें डेफिसिट आ जाता है, उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है कर्जे, सूद और जो सूद की जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है। अब उम्मीद तो यही है कि क्योंकि जीडीपी भी बेहतर हुई है और हमारे टैक्स की कलेक्शन भी बेहतर हुई है, तो उम्मीद है कि जो डेफिसिट होगा वो कम होगा। सरप्लस तो मेरे ख्याल है बहुत ही मुश्किल है कि सरप्लस हो इस स्टेज पे, लेकिन अगर डेफिसिट कम होता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई रिलीफ हो उन लोगों के लिए जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। और हम याद रखें कि हमारा ज्यादातर जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट आता है। क्योंकि ज्यादातर जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो तो मतलब है ही नहीं आपके डायरेक्ट एफटीआर में क्या कहते हैं रजिस्टर्ड। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो पूरी कोशिश हो रही थी कि डायरेक्ट टैक्स पेयर्स को बढ़ाया जाए, पर देखते हैं कि अभी एग्जैक्ट नंबर्स क्या आते हैं। अभी प्रिलिमिनरी नंबर्स तो हमारे सामने आ चुके हैं। और सर, जो आप लोगों का तजिया था, आप लोगों को हम सुनते रहे, हम मुसलसल बात भी करते रहे कि साल के आखिर में 1000 अरब का शॉर्टफॉल हो सकता है और नंबर्स उसके करीब पहुंच गए हैं। ऐसा ही होने जा रहा है, 1000 अरब का शॉर्टफॉल दिखेंगे हम रेवेन्यू के अंदर। और इस साल जो हुकूमत सेट करने जा रही है, टैक्स का टारगेट 14,000 अरब से ज़्यादा है। टैक्स नेट तो 24% बढ़ा है, लेकिन हदफ पूरा नहीं हो सका है। आप समझते हैं कि उसके लिए कुछ और चीज़ें हुकूमत को करनी पड़ेंगी, सख्ती बढ़ानी पड़ेगी? जी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उसमें जो सबसे जो अहम पॉइंट्स हैं वो है कि जो सबसे जो बड़े खर्चे हैं उनको कंट्रोल में लाना है। और जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है कर्जे, सूद और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स। वो और उसमें भी अगर हम जरा एनालाइज करें तो तकरीबन 60-65% जो कर्जों का जो हजम है वो डोमेस्टिक डेट है, यानी कि जो मुल्क के अंदर से ही कर्जा उठाया गया है। जब हम इसको जरा मोलेक्युलर लेवल पे जाके देखते हैं तो तब जरा ज्यादा हमें वाज़ेह हो जाता है कि क्या चीज करनी चाहिए जिससे हमारे खर्चे कम हो। मिसाल के तौर पे पिछले तकरीबन 3 महीने पहले था, अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, कि खबर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके जो 2 खरब रुपए का कर्जा कम किया था। अब देखिए, जब इस तरह कम होगा ना तो खर्चे भी कम होंगे। जब हुकूमत के खर्चे कम होंगे तो आपकी जाहिर बात है आपकी सेविंग बढ़ जाती है, आपका वो डेफिसिट कम हो जाता है। अल्लाह करे वो सरप्लस की तरफ चला जाए आने वाले सालों में। जो बड़े बड़े खर्चे हैं ना, इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला जो सबसे बड़ा खर्चा है जो मैंने आपसे अभी बताया, कर्जे वाला है। दूसरा डिफेंस का है। डिफेंस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अभी एक जंग से निकले हैं और हमें उस पर फोकस करना है। और फौज जो है पहले से ही मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर की तरफ जा रही है, तो उसमें आपका फायदा ही होता है। तीसरा जो खर्चा है वो होगा पीएसडीपी। अब पीएसडीपी का जो खर्चा है, देखिए वो खर्चा मसला नहीं है, मसला है कि अगर 1 खरब 500 अरब 1.5 खरब जितना भी पीएसडीपी का है, इस दफा 1 खरब की फिगर आ रही है, वो इन्वेस्ट तो हम करें लेकिन हमें उसमें 1 खरब से ऊपर वापस मिलना चाहिए। और ये तसलसल जो है हर साल इतना होनी चाहिए ताकि आने वाले सालों में हम जितने भी खरब लगाते हैं वो उसकी रिटर्न हमें मिले। अगर 1 खरब लगा के हमें उसमें 200 अरब का सिर्फ एक फायदा है और 800 अरब का नुकसान है, तो वो तो पैसे जाया हो गए ना। तो भी वो इस पे काफी आजकल डिबेट हो रही है। 2-3 फोरम्स पे भी मेरी बातचीत चल रही थी कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बहुत गौर से देखना होता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाएंगे। अब ठीक है, बहुत सारे मामला जो है वो प्रोविंस की तरफ चले गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो नहीं रुकती ना। कोऑर्डिनेशन तो फिर भी कर सकते हैं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो दें। सो कहने का मतलब ये काफी लंबा मैंने जवाब आपको दिया है कि जो खर्चे हैं उनको कम करना है। आमदन जितनी बढ़ाई गई है इसमें मैं तो कहता हूँ एफटीआर को एक दाद देनी चाहिए और हमें जो टैक्स पेयर्स जो पहले से हैं उनको थोड़ा सा जरा रिलीफ देना चाहिए। खर्चों को कम करना जरूरी है और छोटे छोटे खर्चों को कम करने से फर्क इतना नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े खर्चे हैं उनको नीचे लाना, जिसमें बिलखुसूस मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दूसरी या तीसरी दफा कि जो कर्जे का जो हजम है डोमेस्टिक, सबसे पहले इसको अटैक करके बिल्कुल छोटा करना है ताकि ये खर्चा खत्म हो या कम हो जाए। और सर, हुकूमत इस तरह भी कर सकती है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जो कौमी खजाने पर जो हमारे इदारे बोझ बने हुए हैं, PIA है, स्टील मिल है, दीगर इदारे हैं, जिनकोज हैं, डेस्कोज हैं,
उसकी जानिब भी हुकूमत सोच रही है, लेकिन वो काम उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अगर हुकूमत उसको करती है, क्या वहाँ से भी रिलीफ मिल सकता है? देखिए, रिलीफ बिल्कुल मिल सकता है। मैं तो क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ और मैं रिस्ट्रक्चरिंग एक मेरी स्पेशलिटी है। देखिए, जो चीज खराब होती है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए ना। अगर नहीं ठीक हो रहा फिर बेच दें, और बेचने के लिए भी फिर तो पूरे तरीके से उसको एक इस तरह से बेचें कि वो हुकूमत के लिए फायदेमंद हो। मिसाल के तौर पे ये जो अदारे हैं जिनका आपने जिक्र किया, हम किसी का नाम नहीं लेते, क्या ये मुनाफा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नेंस लानी, गवर्नेंस के लिए आप अच्छे लोग लाएं और अच्छे लोगों को ला के आप अकाउंटेबिलिटी 100% रखें, माजरत, लेकिन आप उनको इजाजत दें कि पूरा काम करें, उनको फ्रीडम दें कि वो अपना काम करें। पाकिस्तान में अच्छे मैनेजर्स की, अच्छे सीईओज की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि देखें, बहुत सारा ऐसी चीजें हमने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई हैं जिनको मतलब रख के हमने क्या करना है। गवर्नमेंट ने ईमेल्स इतने ढेर सारे रखे हुए हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें ना प्राइवेटाइजेशन की, कि क्या पोर्टफोलियो, वो चीजें बेचना मैं कहता हूँ लाजमी है जिससे कुछ मिलना नहीं है। जो आपका एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है जैसे कि एयरलाइन है, ये वो, मुझे पता है मैं बात बड़ी थोड़ी सी शायद आपको अजीब लगेगी, मैं कहता हूँ कि इससे क्यों नहीं हम पैसे कमा रहे? पहले तो कमा रहे थे ना जी, तो अब क्यों नहीं कमा रहे? स्टेट क्या नाम है उसका, पाकिस्तान स्टील मिल जो थी वो भी तो प्रॉफिट में थी ना, 5 अरब हर साल देती थी हुकूमत को। पीआईए भी प्रॉफिट में थी, दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस थी जिसने कोई 8-9 और एयरलाइंस को पैदा किया था। सो हमें जरा इस तरह से सोचना चाहिए, बजाय कि मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सी अपनी जरा सोच में कैलिब्रेट करने की जरूरत है कि हमें वैल्यू की तरफ जाना है, बजाय कि हम हर चीज को खसारे में देखें। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, और फिर जो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए जो कदम लेने हैं, इस पे बिल्कुल भी बेखौफ होके चलें। बेहतर नतीजा पूरे मुल्क, फेडरल और प्रोविंसेस के लिए निकलेगा। देखें, मैं मिसाल आपको 2 दे देता हूँ। अगर आज पाकिस्तान स्टील मिल प्रॉफिट में हो जाती है, शुरू में लोग शोर मचाएंगे कि जुल्म होगा, ये वो सब कुछ, पर क्या ये फेडरल और सिंध के लिए और ना सिर्फ दूसरे सूबों के लिए फायदेमंद नहीं है ना? बिल्कुल। और हमें स्टील मिल की जरूरत है। अब रशिया आ रहा है, फिर हालांकि रशियंस ने खुद बनाई थी ये स्टील मिल, ओजीडीसी भी रशिया ने ही बनाया था, मदद की थी। सो मतलब कि हम खुद ही चीजें कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो चीज बिल्कुल फायदा नहीं दे सकती उसको बेच देना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एसेट होता है उससे आपने मजीद आमदन जनरेट करवानी होती है। बिल्कुल सही सर। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, जो पिछले साल की इनकी माशी कारकर्दगी रही है, पॉलिसीज तो हमने देखी बनती हैं, उसका तसलसल सर बड़ा होना ज़रूरी है। सर आप क्या समझते हैं, क्या रेट कर सकते हैं हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी रही है इस पिछले साल में? देखिए, हुकूमत ने बहुत एफर्ट किए इसमें, तो वी हैव टू गिव क्रेडिट। उसमें कई दफा ये होता है कि हम आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, तसलसल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 5 साल मैंने हुकूमत के हाईएस्ट लेवल पे काम किया है, ठीक है जी, और मैंने देखा है कि जहां मोमेंटम टूटती है, पॉलिसी अगर नहीं अच्छी, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बेहतर किया जा सकता है साल साल। लेकिन जब ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तसलसल, ये बड़ा अहम लफ्ज है कि जब ये तसलसल टूट जाता है ना, बस वहां फिर मसले शुरू हो जाते हैं। आई मीन आपको सारी चीजें मनफी से सिफर पे लाना होता है, सिफर से फिर आगे बिल्ड करना होता है। तो जरूरी बात यह है कि तसलसल ना टूटे। अगर जो चीजें इस वक्त पॉजिटिव हैं उनको हमने मजीद आगे लेके चलना है, लेकिन हर पॉलिसी, हर कदम पे अपने आप को रीचेक करना, अपने कदम चेक करना कि क्या हम सही तरफ जा रहे हैं, मुस्बत अंदाज में जा रहे हैं और रुख हमारा ठीक है। इस तरह मैशत सही बरकरार रहती है। बहुत शुक्रिया। फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मशहद हैं। शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाजरीन, इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।